आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। साथियों, आज हम बात करेंगे आपातकाल की। जी हां, वही आपातकाल, इतिहास का वो काला अध्याय जिसे कोई याद नहीं करना चाहेगा। 25 जून 1975 की आधी रात जब देश सो रहा था, तब एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी और देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। मौलिक अधिकार सीमित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया गया और पूरे देश में सरकार का नियंत्रण अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया। यह था भारत में लगा आपातकाल, एक ऐसा दौर जो 21 महीनों तक चला, जिसने लोकतंत्र, संविधान और नागरिक स्वतंत्रता को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे, मेहमानों का परिचय भी हम आपसे करवाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। 25 जून 1975 राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तो देखिए, 25 जून 1975, 21 मार्च 1977 तक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का जिस तरह से इस सबसे विवादास्पद और काला अध्याय से माना जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी। इस घटना को 51 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आपातकाल के समय जो कुछ हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता। मीसा और डीआईआर जैसे सख्त कानूनों का दुरुपयोग कर जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित लगभग 1 लाख विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं और आम लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेलों में डाल दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में एक आक्रामक अभियान चलाया गया। सरकारी कर्मचारियों पर नसबंदी का लक्ष्य पूरा करने का दबाव था, जिसके चलते कई कुंवारे, बुजुर्ग और नाबालिगों तक की जबरन नसबंदी कर दी गई। तो यह थी हकीकत। तो देखिए, आपातकाल 25 जून 1975 में क्या क्या हुआ था, ये हमने आपको बताया। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय पहले आपसे करवा देते हैं। तपन भौमिक जी हमारे साथ लोकतंत्र सेनानी हैं, संघ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तपन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और यश भारती जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को इस काले दिवस के रूप में मना रही है, सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि आखिर ये आपातकाल है क्या, आपातकाल के दौरान हुआ क्या था। हमारे साथ मीसाबंदी संघ के अध्यक्ष हैं तपन भौमिक जी। आप बेहतर तरीके से बताएंगे कि उस दौरान क्या हुआ था और क्यों इसे आज फिर जो है याद किया जाए, और आज की युवा पीढ़ी को ये जानना क्यों जरूरी है कि उस दौरान जब इमरजेंसी लगी थी तब क्या क्या हुआ था और लोगों ने क्या भुगता था। जी, आपातकाल को आज 51 साल पूरे हो रहे हैं जी। 25 जून 1975 के रात के 12 बजे एक तुगलकी आदेश जारी किया जाता है और उस आदेश के अंतर्गत संपूर्ण भारत में इमरजेंसी घोषित की जाती है राष्ट्रपति जी के आदेश से। इमरजेंसी में 5 संगठनों को और प्रतिबंधित किया जाता है: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, जमायत इस्लामी, जमायत उल उलेमा और आनंद मार्ग। इसके आड़ में संपूर्ण विरोध में जितने भी लोग हैं प्रतिपक्ष के, उन सबको जेल के आहनी दीवारों के पीछे रखा जाता है। आंदोलन, उसके बाद आंदोलन शुरू होता है। वही आंदोलन करके मैं आपके सामने बैठा हूं, तपन भौमिक। उस समय मैं भोपाल में और केवल 16.5 साल का बच्चा था और 11th क्लास में पढ़ता था। शिवराज सिंह चौहान, वो भी मॉडल स्कूल में, मात्र 16.5 साल की उम्र में 11th में पढ़ते थे।
हमारा कोई दोष नहीं, बस ये है कि हम विद्यार्थी परिषद में थे, हम संघ में थे, और इस कारण से हमारे जैसे बच्चों को भी जेल के अंदर डाल दिया गया। मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी नीट की परीक्षा हुई, उसमें एक व्यक्ति जेल में था, एक बालक, उसको हथकड़ी लगा करके और परीक्षा केंद्र में ले जाके उसकी परीक्षा दिलवाई, क्योंकि उसको अधिकार है परीक्षा देने की। लेकिन मेरे को, शिवराज सिंह चौहान को, संतोष शर्मा को, दिलीप को हमारे परीक्षा होने की तारीख चली गई, लेकिन परीक्षा होने नहीं दिया। जब ये पूछा गया कि परीक्षा होने क्यों नहीं दे रहे हो, परीक्षा केंद्र में क्यों नहीं ले जा रहे हो, उन्होंने जवाब दिया क्योंकि आपके मौलिक अधिकार खत्म हो गए। अब इमरजेंसी में मौलिक अधिकार खत्म, अरे ये तो इतना अत्याचार मैं समझता हूं कि अंग्रेजों ने भी नहीं किया। और एक बात और बता रहा हूं मैं आपको कि उस समय व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। अरे बारे, और तो और किसी को भी अगर आपको पकड़ ले पुलिस, सोनी जी आपको पकड़ के पुलिस ले जाए, 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में पेश करना है, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। लेकिन उस समय ना तो कोई बंदी और ना ही प्रत्यक्षीकरण। अत्याचार की पराकाष्ठा, कितने लोग जेल के, इसी भोपाल जेल में हशमत वारसी मारे गए, कुछ नहीं हुआ, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो इस प्रकार का अत्याचार का तांडव अभी आपके चैनल में ही मैं सुन रहा था आपके मुंह से कि जिनकी शादी नहीं हुई उनकी भी नसबंदी कर दी गई, जो बुजुर्ग है 65 साल का उसकी भी नसबंदी की गई। हमारे आसपास के गांव, जैसे शिवराज जी के ही गांव ले लो आप, जेत, डोभी, बख्तरा, साहेगंज, खजूरी रोड, खजूरी कला, उधर कोई भी सरकारी जीप आती थी, लोग खेतों में और जंगल में छुप जाते थे कहीं पकड़ करके नसबंदी नहीं कर दी जाए, और कोई सुनवाई नहीं मेरे भाई। और उसके बाद ये काला दिन चलता रहा। इस तरह के अत्याचार और इसी वजह से इसे काला अत्याचार की पराकाष्ठा, ठीक है, पराकाष्ठा थी। और इस तरह से और मैं बताया क्योंकि आपने खुद भोगा है, तो इसीलिए मेरा सवाल पहला आपसे था कि क्या हुआ था उस दौरान, ये आज के युवाओं को जानना भी जरूरी। लेकिन मैं एक बात कहूंगा यहाँ पर, रमेश जी आपके पास आना चाहूंगा। सर 51 साल हो गए इस बात को, 51 साल पहले जो जख्म मिला था उसे बार बार क्रोध के फिर ताजा कर देना, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काला दिवस के रूप में इसे मना रही है, तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? क्या बीजेपी अब इसे एक बार फिर राजनीतिक तौर पर हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है? रमेश शर्मा जी। अच्छा देखिए, मोटे तौर पर ये मान कर के चलिए, क्योंकि वो अदालत का फैसला आया जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो स्वाभाविक रूप से उसमें इंदिरा जी का चूंकि चुनाव उन्होंने स्थगित कर दिया था, उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो बिल्कुल बलपूर्वक अपनी सत्ता पर बने रहें या फिर त्यागपत्र दे करके सुप्रीम कोर्ट जाएं। यद्यपि उन्होंने आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट में अपील तो की, लेकिन उन्होंने बलपूर्वक अपनी सत्ता पर बने रहना, और उस समय जो महंगाई विरोधी आंदोलन चल रहा था जयप्रकाश नारायण जी का, उसका ताकत के साथ उनको उसका दमन करना था, और वो दमन उन्होंने ताकत के साथ किया। जितने अधिकार उन्होंने पुलिस को दिए, एडीएम को दिए, उन सब लोगों ने उस अधिकारों का इतना दुरुपयोग किया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू की। मैं अपना एक अनुभव आपको छोटा सा बताता हूँ कि उन दिनों हम जिस दिन गए, हम 24 तारीख और 25 तारीख के दरमियानी रात को अगर मैं गया वहाँ से, अपना अखबार बंद ठीक करके गया, लेकिन अगले दिन वो अखबार बटा ही नहीं। रात को पुलिस पहुंची सारे समाचार पत्रों में, और उन दिनों चूंकि वो कंप्यूटर होता नहीं था, वो शीशे के लेटर होते थे, उससे कंपोज होता था, तो उन्होंने जा करके सारे पेज तोड़ दिए थे। कोई अखबार नहीं छप पाया था मध्य प्रदेश भर का और देश भर का और भोपाल भर का, ये स्थिति थी। अब प्रेस सेंसरशिप में हमको 9 बजे तक अपना पेज तैयार करके सेंसर ऑफिसर जो बैठते थे उनके पास पेज भेजना पड़ता था, और वहाँ से पेज स्वीकृत होकर के आकर के हमको देना पड़ता था। एक दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई, उन्होंने सेठी जी मुख्यमंत्री थे, सेठी जी देवास के पास कहीं जा रहे थे, उनकी कार एक्सीडेंट होते होते बची। समाचार भारती एक न्यूज एजेंसी थी, उस पर यह खबर आई, तो चूंकि पेपर वहाँ से हमारा पेज सेंसर से पास होकर के आ गया था, तो मुझे लगा कि समाचार भारती का समाचार है, और समाचार भारती का समाचार है तो उसने भी सेंसर से ही पास करके दिया होगा। तो मैंने पहले पेज की छोटी सी खबर निकाली, और छोटी सी खबर निकाल करके वो सेठी जी की खबर लगा दी। अगले दिन उस पर नोटिस आया, अखबार मालिक को नोटिस आया, मेरी नौकरी पर बनाई, मैंने लिखित में माफ़ी मांगी, और कई चीज़ों में ऐसी थी, छात्र विद्यार्थी जीवन और पत्रकारिता को लेकर के
मुझ पर इतना दबाव आया कि आगे चल करके मुझे 20 सूत्री कार्यक्रम के समर्थन के कागज पर हस्ताक्षर करना पड़ा। तो कुल मिलाकर के मजबूरी में करना पड़ा, निश्चित रूप से। हाँ बताइए। हाँ, तो कुल मिलाकर के इतना दबाव, और लिखित में माफ़ी मांगी तब उसमें नौकरी बची, और लिखित में फिर मैंने 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया तब मैं खुल करके, वरना पुलिस मेरे पीछे भी लग गई थी, क्योंकि कुछ मामलों में मेरी छवि कुछ ऐसी थी कि उनको लगता था कि मैं सरकार के विरोध में कुछ खबरें छापता हूँ। क्योंकि जेपी के आंदोलन को लेकर के और कई और चीज़ों को लेकर के मेरी पृष्ठभूमि ऐसी रही, विद्यार्थी जीवन में पृष्ठभूमि ऐसी रही, और मुझे छुपाने में कोई संकोच भी नहीं है, संघ से जुड़ा रहा मैं विद्यार्थी जीवन में। तो कुल मिलाकर के मैंने फिर 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया। ये स्थिति कहीं ना कहीं बनी रही। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उन दिनों में क्राइम की रिपोर्टिंग भी करता था। एक हनुमानगंज थाना है, वहां पर कोई थानेदार था, हमीदिया रोड के, उन्होंने दुकानदार पर छापा मारा, गिनती में केवल 14 नट एक्स्ट्रा मिले, दिन भर बिठाए रखा, दिन भर बिठा करके उससे पैसे लिए, तब उसको छोड़ा। तो आपातकाल में जितने आदेश कड़ाई से लागू थे, उससे ज़्यादा उनके क्रियान्वयन में। मेरे मोहल्ले में एक सज्जन रहते थे जो मीसा में चले गए, आज दुनिया में नहीं है, कैलाश दुबे उनका नाम था। कल्पना कर सकते हैं, कोई मोहल्ले वाला, कोई पड़ोसी, उनके परिवार से छोटे छोटे बच्चे थे, कोई इनसे बात नहीं कर सकता था कि इतनी भय थी, प्रशासन की इतनी भय थी। सिपाही अगर दिख जाए तो सारे के सारे लोग भग जाया करते थे। तो कुल मिलाकर के वो बड़ा दहशत का एक, ठीक है, दहशत का माहौल था। और आप लोगों ने जिस तरह से अंधेरी रात, निश्चित तौर पर आपने अपने अनुभव बताए कि वाकई उस दौरान हुआ क्या था, किस तरह से प्रेस पर सेंसरशिप वहां पर लगा दी गई थी, और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भी जिस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया गया था। चलिए, यश भारती जी भी हमारे साथ बने। यश जी, आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के समय पर लगाए गए इस आपातकाल को? चूंकि आज आप उनके घटक दल हैं, उनके सहयोगी दल हैं, इसलिए आज आपसे ये सवाल। नहीं राजेश भाई, क्या आप मुझसे कांग्रेस पार्टी का सवाल पूछ रहे हैं? जी, अगर आप मुझसे कांग्रेस पार्टी का सवाल पूछ रहे हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी से जरूर पूछना चाहिए, जो आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो चुकी है, मुक्त नहीं, कांग्रेस युक्त हो चुकी है। उन्हीं से निकले हुए लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, मंत्री बनाया जा रहा है, सांसद बनाया, विधायक बनाया जा रहा है। भाजपा और आरएसएस के लोग जिन्होंने मेहनत करी कमल का फूल खिलाने में, कीचड़ को हटाने में, वो तो दरी बिछा रहे हैं, चटाई बिछा रहे हैं। अब मैं नाम लेके नहीं बताऊंगा, जिन्होंने मेहनत करी, टिकट के लिए काम किया, क्या वो वाकई में टिकट पा पाए? राजधानी भोपाल के संदर्भ में बात करूं, चाहे प्रदेश के संदर्भ में बात करूं, चाहे देश के संदर्भ में बात करूं, ठीक है। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, राजेश भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के विपक्ष में आना अच्छा समझा ताकि विपक्ष की आवाज बने, सत्ता सरकार से सवाल पूछ चुके हैं। क्या वर्तमान सरकार विपक्ष को वो सम्मान दे रही है? सत्ता सरकार से सवाल पूछने का आजादी वाला माहौल दे पा रही है? वो आपातकाल, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को फॉलो कर लिया, कांग्रेस की विचारधारा पे चलने लगे, तो आज वो आपातकाल ला रहे हैं। ठीक है, आज हम आपातकाल उस तरीके, मैं ये पूछना चाहता हूं, जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा जो उस समय थी, जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उस समय उनकी विचारधारा उनके आंदोलन के साथ में जुड़े थे। यहां तक इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसी आंदोलन से निकले हुए थे। आज सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जेपीएनआईसी, जो जयप्रकाश नारायण जी का पूरा एक विचार बना हुआ है, उनके बारे में बड़ा एक केंद्र बना हुआ है, उसमें ताले क्यों लगे हैं 9.5 साल से, जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, 12 साल से मोदी जी हैं? क्या केवल इसीलिए कि समाजवादी पार्टी ने वो बना दिया है? तो उन विचारों का क्या होगा? और आप विचारों के साथ हैं, जैसे भी आपने दिखाया संजय गांधी को खलनायक की भूमिका में, तो उनकी पत्नी मेनका गांधी क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद और मंत्री बनाई जाती है? उनका बेटा वरुण गांधी क्यों विधायक सांसद बनाया जाता है? क्यों वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अगर आपातकाल का विरोध करते हैं? तो ये दोहरा मापदंड जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चलता है, यही इसी हमारी विचार की लड़ाई है। जब इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल की बात की, तो आरएसएस के बाला साहब देवरस जी, उन्होंने क्यों अनुशासन और सहयोग की बात की थी? आप विरोध में हैं किसी चीज के, तो विरोध में रहिए, सहयोग की क्या बात होती है? आप क्या कहेंगे? आपातकाल सामने बैठे आदरणीय तपन भौमिक जी हैं, वो विचार बता रहे हैं कि हमें परीक्षा नहीं देने पड़ी। वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री, उनको भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, जिन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी। वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बन के आ गए थे, आज ठीक है वापस कांग्रेस में चले गए, लेकिन उनका स्वागत क्यों? अगर आप विरोध में खड़े हैं, नहीं, मेरा एक सवाल ये बनाया जा रहा है, ठीक है, मेरा बीजेपी को लेकर सवाल नहीं था। यश जी सवाल आपसे था, आप कैसे देखते हैं इस आपातकाल को जो कांग्रेस के समय लगाया गया था? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सही था, गलत था? मेरी आज वर्तमान, आपने कहा क्योंकि 51 साल पुराने पन्ने क्यों पलटे, हम वर्तमान को ये देखते हैं। क्या आज प्रेस को वो फ्रीडम है, वो आजादी है जो आदरणीय रमेश जी ने अभी जिक्र किया
क्या आज वो आजादी है? क्या रोक नहीं दी जाती है खबरें आज भी? क्या आज भी पाबंदी नहीं है? क्या मीडिया हाउसेस सत्ता का चरण वंदन नहीं कर रहा है? मीडिया का, पत्रकार का तो काम सत्ता सरकार के खिलाफत में रहना चाहिए, जनता के साथ खड़े होना चाहिए। आज हम किसी भी लेकिन विषय वो तो पर जनता के खिलाफ किसी दिखता भी है। विषय पर चर्चा कर पा रहे हैं, कोई खबरें छप पा रही हैं, तो यही तो फर्क है कल में और उस समय। यही तो पता है सेंसरशिप लगा दी गई थी, सेंसरशिप लगा दी गई थी उस समय। मुझे ये जानना है, अगर आप ये कह रहे हैं कि खबरों को नहीं रोका जाता है, अगर आप ये कह रहे हैं खबरों को नहीं रोका जाता है, तो 12 साल की अगर उपलब्धियां छपती हैं तो नाकामियां भी कहां छपेंगी? किसी मीडिया हाउस ने 12 साल की केंद्र सरकार की नाकामियां भी छापी? हमने हर सरकार की नाकामियां भी देखी अखबारों में। हमारी सरकार रही, उसकी नाकामी छपाई है। आने वाले समय भी अगर हम सरकार में आएंगे तो आप नाकामियां भी छापिएगा, कोई विरोध नहीं है। गलती दिखाएंगे, गलती सुधरेगी, लेकिन गलतियों को छुपाने की जगह दबाने का जो काम हो रहा है, यह आपातकाल में भी हुआ और आज भी हो रहा है। जी बिल्कुल नहीं। मतलब आप ये मानते हैं कि आपातकाल में जो हुआ था वो गलत था, जो कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस सरकार में जो हुआ था वो गलत था। आज भाजपा उसका अनुसरण करके, भाजपा सरकार आज उसका अनुसरण करके उससे और आगे बढ़ गई है। क्या आपको लगता है कि आपका आज अगर उनसे गठबंधन है सहयोगी, तो उन्हें माफी मांग लेना चाहिए, ना कि भागना चाहिए? देखिए चर्चा में बैठने के लिए तैयार नहीं है राजेश भाई। मैं ये कह रहा हूं कि आपातकाल की दोषी अगर संजय गांधी हैं तो मेनका गांधी कैसे नहीं हो सकती? उनकी धर्मपत्नी थी, लगातार कदम ताल करती थी, राजनीति में थी, सक्रिय थी। उनका बेटा वरुण गांधी या वो श्यामा प्रसाद, वो शुक्ल परिवार जो समय सूचना प्रसारण मंत्री था, जो सूचनाओं को रोकने का काम करता था, जो हमारे मध्य प्रदेश के गायक के गानों पर रोक लगा दी गई थी। ठीक, बोलिए रमेश सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ यश भारती जी की बात में। कई बार पति की राहें अलग होती है, पत्नी की अलग होती है। बिल्कुल। हिरण्यकश्यप नारायण के विरोधी थे, उनकी पत्नी कयादु नारायण की भक्त थी। रावण जो है राम का विरोधी था, उनकी पत्नी मंदोदरी राम के पक्ष में थी। तो कई वक्त ये आवश्यक नहीं है कि जिस रास्ते पर पति जाए उसी रास्ते पर पत्नी भी जाए। ऐसे उदाहरण भी हैं कि पिता की राय अलग है और पुत्र की राय अलग है। विशर्वा जो थे वो ऋषि थे, उनका पुत्र रावण जो है वो ऋषि परंपरा में नहीं था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद उस परंपरा में नहीं था। तो कुल मिलाकर के परिवार के लोग कहीं कहीं अलग भी हो सकते हैं। एक परिवारजन हो तो उसमें दूसरे परिवारजन को उसमें भागी हम नहीं बना सकते। जी निश्चित मैं बिल्कुल बात नहीं काट रहा रमेश जी की। एक सेकंड की बात सुन लो। बस मैं एक चीज, एक सेकंड पहले, जिन्होंने दिल्ली उजाड़ी उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गवर्नर बना दिया गया। जिन्होंने उस समय आपातकाल में सूचना प्रसारण मंत्री रहते हुए सारे पत्रकारों पे और सारे अखबारों पे पाबंदी लगाई थी, जो रमेश जी बात कर रहे थे, उनको भाजपा में शामिल करके बड़ा सम्मान दिया गया। तो पति पत्नी की बात अलग हो सकती है, लेकिन उन्हीं खलनायकों को, जिनको हम आपातकाल खलनायक कहते हैं, उन्हें सम्मान दिया गया भाजपा सरकार में। राजेश जी, अभी मालवीय जी ने बताया कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपातकाल है। आपातकाल जैसा वातावरण अगर आज होता तो आप ये चिल्ला के ये बात नहीं कर सकते और ना तपन भौमिक आपके साथ बैठ सकते, ना रमेश जी का आप इंटरव्यू ले सकते। आप इंटरव्यू ले रहे हो, हम लोग बोल रहे हैं, पेपर में छप रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सारे लोगों को सब प्रकार की जो भी एक प्रजातंत्र में छूट है वो सारे छूट अभी है, तभी आपके यहाँ ये डिबेट चल रहा है। तो ये इसका प्रमाण है कि आज किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। आज रमेश जी को माफी नहीं मांगनी पड़ रही, रमेश जी को 20 सूत्री कार्यक्रम का उदाहरण नहीं देना पड़ रहा है, उसका समर्थन नहीं करना पड़ रहा है। आप जोर शोर से मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो, मालवीय जी से प्रश्न पूछ रहे हो, जोर शोर से ये भी बात रख रहे हैं। ये बात रखने का अधिकार इमरजेंसी में नहीं था और नहीं था। इन्होंने कहा कि पेपर पहले कलेक्टर पढ़ेगा। अरे भारत, पेपर पहले कलेक्टर पढ़ेगा, इन्होंने बताया। उसके बाद सुबह उसका प्रकाशन होगा। और आपको ध्यान होगा, पत्रकार जगत से अगर जुड़े हो लंबे समय से, नई दुनिया में छजलानी जी संपादकीय के लिखते नहीं थे, पूरा संपादकीय खाली छोड़ देते थे। इसका मतलब क्या है, जब लिखने का अधिकार ही नहीं तो लिखे क्यों? तो इस प्रकार से पत्रकारों को दबाया गया। भोपाल में हमारे 12 पत्रकार भोपाल में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से लाके जेल में डाल दिए गए। क्यों? उन्होंने विरोध में कुछ लिखा होगा। संपूर्ण देश में 322 पत्रकार जेल के अंदर रहे। एक हमारे बेड़ागढ़ के दासूमल अस्तांदी करके एक पत्रकार थे, उनने एक पेपर निकाला, सच का उजाला। और सच का उजाला पेपर उन्होंने बांटा नहीं कि जो अंदर गए 19 महीने बाद छूटे,
अरे क्या बात कर रहे हो, उस समय से अगर आज की तुलना करना है एक सवाल ये तो ये बेवकूफी है, ये एकदम। अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई सवाल पूछने की आजादी है और प्रेस में स्वतंत्रता बिल्कुल है, तो मैं भी आपसे यही सवाल तभी तो पूछ रहे हैं, तभी मैं जवाब दे रहा हूं। साल हो गए, ये तो 6-7 लट पड़ते हैं आपको, 51 साल 10-20 मेरे को। लेकिन 51 साल पुराने जख्मों को कुरेद कर एक बार फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के रूप में इसे मना रही है, तो क्या इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक के हृदय में यह बना के रखना चाहती है कि किस प्रकार आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, इनको क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए उस अत्याचार को याद रखो। इन कांग्रेसी सरकार ने तो भाई साहब, इन्होंने अकबर महान का पाठ पढ़ा दिया कि अकबर महान, अरे वाह कांग्रेसियों, अकबर महान मैंने भी पढ़ा है 9th की क्लास में, मध्य प्रदेश में एक पाठ आता था, आपने भी पढ़ा होगा रमेश जी, अकबर महान। तो हमारा प्रश्न उनसे है, अगर अकबर महान तो राणा प्रताप क्या डाकू था? लेकिन अब नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान सरकार ने सबसे पहले वो पाठ हटा करके और राणा प्रताप महान किया है। हम पुस्तकों के अंदर ये देना चाहते हैं, एनसीईआरटी ने जो ये 9th और 12th के किताब में, मध्य प्रदेश की किताब में, कि अत्याचार की पराकाष्ठा उसको पढ़ाओ। ठीक है, चलिए हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इमरजेंसी लगा करके मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत बंद किया है, उनको दोबारा कोई ऐसा नहीं लगा है, कोई ऐसा पापी दोबारा खड़ा नहीं हो, उसके लिए इसका जानकारी, इसका ज्ञान हर बच्चे को देना आवश्यक है। ठीक है यश जी। हाँ, मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं कि जो आपातकाल के खलनायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हीरो कैसे बन गए? वो जगमोहन जिन्होंने दिल्ली उजाड़ दी, वो राज्यपाल बना दी गए, और कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर से जितने भी हटाए गए, भगाए गए, जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उस समय के राज्यपाल वही जगमोहन जी थे, तो उन्हें कैसे नायक बनाने की कोशिश करी? विद्याचरण शुक्ल उस समय आपातकाल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी में आए। हमारे मध्य प्रदेश के मुकेश कुमार, उनके गानों पर प्रतिबंध लगाया गया। सुनिए तो, कांग्रेस पार्टी को क्या आज आत्ममंथन करने की जरूरत है? मैं कांग्रेस, सुनिए तो सही, पुरानी सहयोगी दल, क्या आज आत्ममंथन करने की जरूरत है? या अगर भूल हुई तो आकर माफी मांग लेना चाहिए जनता के सामने? क्या इसकी जरूरत है? अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर भी रही है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आगे आना चाहिए, लेकिन मेरे जवाब को भी आना चाहिए कि हुई थी उस समय चूक। आप मुझसे सारे सवाल कीजिए लेकिन जवाब आने दीजिए। राजेश भाई, मैं कांग्रेस पार्टी का जवाब देने के लिए अधिकृत तो हूं नहीं, ना मेरे उस जवाबों का कोई मायने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सवाल है उनके साथ। क्या भारतीय जनता पार्टी सारे एनडीए घटक दल का जवाब देगी? क्या ओम प्रकाश राजभर जी मोहन यादव जी को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं अखिलेश यादव जी के ऊपर आरोप लगाने के लिए? तो क्या भाजपा मानेगी? क्या नहीं, मैं वो बात आपातकाल पर चर्चा, मैं आपातकाल पे, आप मुझसे कांग्रेस का सवाल क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे आपातकाल पे सवाल पूछेंगे, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, उस समय के नायक जयप्रकाश नारायण जी का स्मारिका के बड़ा केंद्र बना जेपीएनआईसी, आज उसमें ताले क्यों लगे हैं? 9.5 साल से लगे हैं। तो ये आपातकाल का दूसरा रूप है कि जो नायक हैं देश के, वो खलनायक बनकर ताले के अंदर लगे हुए हैं, और जो खलनायक है वो घूम रहे हैं। जो भाजपा में शामिल हो जाए वो भाजपा का मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्र मंत्री बनेगा, रुक जाइए, और बार बार उसे जिस तरह से उस पर सियासत की जा रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए रमेश जी से सर सवाल, तपन जी मेरा होगा। आप जो है विषय से भटकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं केवल आपातकाल पे चर्चा कर रहा हूं। आपातकाल क्यों लगा? आपातकाल के इतिहास और वर्तमान क्या हुआ? मैं सर भौमिक जी रुक जाइए, रमेश शर्मा जी सवाल है मेरा, ये विषय नहीं है। नहीं, मैं तो वर्तमान पे बोल रहा हूं। आपने भविष्य बेहतर, आपने इतिहास बेहतर बताया, मैं वर्तमान और भविष्य की बात कर रहा हूं। आप भी वर्तमान और भविष्य पे चिंतित इसलिए हैं। अगर जेपीएनआईसी पे ताला लगा है तो इस पे आपके क्या विचार हैं? मेरा विचार ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विपक्ष में जाकर के बैठने, विपक्ष का सम्मान करने की बात करते थे। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज अगर अपना इतिहास भूल जाएगा तो उसका पतन सुनिश्चित है। तो हम इतिहास भूलने वालों में से नहीं है। हम निश्चित तौर पर रमेश शर्मा जी, सर क्या कांग्रेस को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए, या फिर जिस तरह से चर्चा से भागने की स्थिति अभी बनी हुई? देखिए, मोटे तौर पर आपातकाल को लेकर के 1980 के चुनाव प्रचार में इंदिरा जी ने स्वयं माफी मांगी। भोपाल में उनकी सभा हुई लाल परेड पर, जिसमें उन्होंने माफी मांगी। इस पर एक शायर ने शेर भी लिखा था कि दामन में धब्बे खून के रहने भी दीजिए, महशर में आखिर ढूंढेंगे फिर किस नासा से हम। थोड़ा सा मैं नाम में कंफ्यूजन हो रहा हूँ, दिल्ली के शायर थे, उन्होंने शेर भी लिखा था। हर सभा में उत्तर से लेकर दक्षिण था, हर सभा में इंदिरा जी ने उस पर माफी, उसी समय उन्होंने माफी मांगी।
मांगी, और जब चुनाव जीत गई, प्रधानमंत्री बने, तब भी उन्होंने संसद में भी कहा कि आपातकाल में कुछ गलतियां हुई हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब इंदिरा जी ने स्वीकार किया तो कांग्रेस को तो स्वीकार करना ही चाहिए, इसीलिए वो आपातकाल पर बोलने के बजाय दाएं बाएं होकर के कुछ बोलते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए यश जी, तपन भौमिक जी, रमेश वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरह से आपको बता दें आपातकाल में जो हुआ वो काला अध्याय, जी हाँ, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आज उसे काले दिवस के रूप में हर साल उसकी वर्षगांठ को मनाती है। बीजेपी एक बार फिर ये बताना चाहती है कि देखिए वो जो जख्म मिले थे वो आज के युवाओं को ही पता होने चाहिए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से इसे आंदोलन के रूप में बना रही है और काला दिवस के रूप में मनाने जा रही है। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है।